हेलो, गुड आफ्टरनून दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे मौलिक अधिकार के अंदर पॉलिटी के अंदर मौलिक अधिकार के बारे में। हमने पिछले 2 क्लास मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ा हुए हैं। जो भाई नहीं पढ़े हैं जा करके वो पढ़ सकते हैं। आइए दोस्तों, जो पार्ट हमसे बचे हुए थे उनके बारे में हम बात करेंगे। आइए दोस्तों, बात करेंगे कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। उनके बाद हो जाएगा सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधित अधिकार, यानी 29 से लेकर 30 तक, और एक है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर हम इनके बारे में बात करके ये क्लास खत्म हो जाएगी और हमारे मौलिक अधिकार भी आज खत्म हो जाएंगे। आइए दोस्तों, बात करते हैं आर्टिकल 25 के बारे में। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अनुच्छेद 25 के बारे में बात करें ना, तो ये कहता है कि अंतःकरण आदि की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अनुच्छेद 25 कहता है कि अंतःकरण आदि की स्वतंत्रता। 25 के बारे में बात करते हैं, ये कहता है अंतःकरण आदि की स्वतंत्रता। अंतःकरण आदि की स्वतंत्रता, इनका ये मतलब हो गया। अंतःकरण आदि की स्वतंत्रता का मतलब ये हो गया कि आप जो है ना, आप हो या हम, अगर चाहे कि आप अगर मान लीजिए कि मुस्लिम धर्म में है, या आप हिंदू धर्म में है, या आप क्या कहते हैं जैन धर्म में है, किसी भी धर्म में है, एनीवन आप अगर चाहें कि हम इस धर्म से किसी दूसरे धर्म में चले जाएं, किसी दूसरे धर्म को अपना लें, तो ये आपको स्वतंत्रता मिली हुई है, आप जा सकते हैं। इनके लिए आपको कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी, आपके ऊपर कोई ऐसा कोई कानूनी कार्रवाई ना की जाएगी, यानी आप अपनी स्वेच्छा के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। ठीक है दोस्त, अब बात करते हैं आर्टिकल 26 के बारे में। अनुच्छेद 26 क्या कहता है? अनुच्छेद 26 के बारे में बात करें तो धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक धार्मिक कार्यों की प्रबंध धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता। ठीक है दोस्त, ये कहता है 26 कहता है धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता का मतलब ये हो गया, ये जो है ना, ये एक खास कमेटी को दी जाती है। ये कौन सी कमेटी है? अगर मान लीजिए कि आप अगर हिंदू धर्म से जुड़े हैं, अगर आपको जागरण कराना है, या आपको मान लीजिए कोई एग्जाम कराना है, और वो एक बड़े पैमाने पर हो, ठीक है, तो वहाँ के लिए आपको परमिशन लेनी होती है। तो यही जो है परमिशन, यानी आर्टिकल 26 के तहत ही मिलती है। या आपको मेला का आयोजन करवाना हो, कोई भी एनिवन, कोई भी चीज़, तो इनके लिए जो है आपको धार्मिक कार्य की प्रबंध की स्वतंत्रता, इन्हें यानी कमेटी की ये स्वतंत्रता दी गई है। आप जा करके यानी परमिशन ले सकते हैं, फिर आप ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम अनुच्छेद 27 के बारे में। अनुच्छेद 27 क्या कहता है दोस्त? अनुच्छेद 27 के बारे में बात करें, 27 के बारे में बात करते हैं। 27 कहता है कि धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर से मुक्ति। क्या कहता है? कि धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर से मुक्ति। धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर से मुक्ति। धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर से मुक्ति, इनका इनका क्या मतलब है? धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर से मुक्ति, इनका ये मतलब हो गया कि दान किए गए पैसे पर सरकार द्वारा कोई टैक्स ना ली जाएगी। ठीक है दोस्त, यानी जो पैसा दान में अगर मिलते हैं, आपको मंदिरों के अंदर मिलते हैं, मस्जिदों के अंदर मिलते हैं, तो अब वो दान किए गए पैसा होना चाहिए, 1 करोड़ हो, चाहे 1 लाख हो, चाहे 1 रुपया हो, चाहे 10 रुपया हो, इनके यानी इन रुपयों पर सरकार द्वारा कोई टैक्स ना ली जाएगी। ठीक है, यहाँ पर लिख देते, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्त ये, नोट के अंदर इन्हें आप याद रख सकते हैं अच्छे से, कि दान किए गए पैसों
पर सरकार द्वारा कर न लेना। ठीक है, यहाँ हुए दान किए गए पैसे पर सरकार द्वारा कर न लेना, यानी दान जो पैसा दान में मिलते हैं ना, उन पर सरकार कोई टैक्स ना लगाएगी, यानी उससे उस पैसे से कोई सरकार टैक्स ना लेगी। ठीक है, अब चलते हैं आर्टिकल 28 की तरफ। अनुच्छेद 28 क्या कहता है? अनुच्छेद 28 के बारे में बात करें ना, तो ये कहता है कि शिक्षण संस्थानों के बारे में स्वतंत्रता। क्या कहता है दोस्त? शिक्षण संस्थाओं के बारे में स्वतंत्रता। ठीक है, ये कहता है कि शिक्षण संस्थाओं के बारे में स्वतंत्रता। इनका क्या मतलब है? इनका ये मतलब हो गया कि यानी राज्य द्वारा किसी भी विशेष धर्म की शिक्षा ना दी जाएगी। ठीक है, तो अब वो कहेंगे कि क्या बात है भाई, राज्य द्वारा किसी भी विशेष धर्म की शिक्षा क्यों ना दी जाएगी? हाँ, दी जाएगी, लेकिन वो अपने खुद पैसा से दी जाएगी, है ना। अब मान लीजिए कि सरकार कोई भी स्कूल के अंदर या कोई भी मदरसे के अंदर किसी भी जगह सरकार यानी राज्य सरकार पैसा दे रही है, अगर आप जो है ना उस राज्य सरकार के पैसे से आप अपने क्या कहते हैं अपने धर्म का विशेष शिक्षा दे रहे हैं, आप उनके अंदर मैथ ना पढ़ा रहे हैं, आपको उनके अंदर इंग्लिश ना पढ़ा रहे हैं, आप उनके अंदर साइंस ना पढ़ा रहे हैं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। यानी राज्य सरकार द्वारा दिए गए पैसे पर यानी अपने धर्म की यानी विशेष शिक्षा नहीं दे सकते, है ना। ठीक है दोस्त, यानी किसी भी खास करके एक धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते, उसमें आप हर एक चीज़ पढ़ाइए। ठीक है, इनका ये मतलब हो गया कि राज्य सरकार जो पैसा देती है ना, उसके पैसे से आप हर एक सब्जेक्ट पढ़ाइए, ना कि आप अपने विशेष धर्म की उन्हें शिक्षा दीजिए। ठीक है दोस्त, अब बात करते हैं, आर्टिकल 28 हो गया। अब आते हैं हम सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधित अधिकार के बारे में बात करेंगे, तो अनुच्छेद 29 के बारे में बात करेंगे। अनुच्छेद 29 क्या कहता है कि अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों में संरक्षण। ठीक है, तो क्या कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों में संरक्षण। अल्पसंख्यक हितों के अल्पसंख्यक वर्गों के हितों में संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों में संरक्षण, इनका मतलब क्या हो गया? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों में संरक्षण। हमारे देश के अंदर कितने अल्पसंख्यक हैं? अगर वो पूछ लीजिए कि हमारे देश के अंदर जो है ना 6 प्रकार के अल्पसंख्यक हैं, अब वो कौन कौन से हैं? अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक के बारे में बात की जाए ना, तो ये 6 प्रकार के हैं। वो कौन कौन से हैं? तो आप कह सकते हैं, एक है सिख, एक हो जाएगा सिख। ठीक है दोस्त, एक हो जाएगा सिख हो गया, एक हो जाएगा बौद्ध, एक हो जाएगा जैन, और एक हो जाएगा क्या कहते हैं सिख, बौद्ध, जैन, और एक हो जाएगा पारसी, और एक हो जाएगा ईसाई। सिख, बौद्ध धर्म, जैन, पारसी, और एक हो जाएगा ईसाई, और एक हो जाएगा मुस्लिम। ठीक है दोस्त, 1 2 3 4 5 6। ठीक है दोस्त, ये 6 प्रकार के जो है हमारे देश के अंदर अल्पसंख्यक हैं। सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, और क्या कहते हैं बौद्ध हो गया, जैन, पारसी और मुस्लिम। ठीक है दोस्त, ये 6 प्रकार के हमारे देश के अंदर अल्पसंख्यक हैं। इनके हितों का संरक्षण, यानी इनके जो है भाषाओं और लिपियों और क्या कहते हैं इनके जो है ना सांस्कृतिक, इन्हें यानी संरक्षित रखा जाए।
यानी इनके जो है क्या कहते हैं लिपि भाषा और क्या कहते हैं संस्कृति को बचा करके रखा जाए, इन्हें क्या कहते हैं ख़त्म ना किया जाए। ठीक है दोस्त, यानी इन्हें रक्षा किया जाए। इनका यही सिंपल सी चीज़ है कि इनकी रक्षा किया जाए, अल्पसंख्यकों की रक्षा किया जाए। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों में संरक्षण, यानी इनकी जो है हितों का, इनके जो क्या कहते हैं मूल अधिकार हैं उनको ही रक्षा रखा जाए। ठीक है दोस्त, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों के हर एक चीज़ क्लियर हुई होगी। उम्मीद करते हैं दोस्त यहाँ तक आप लोगों को हर एक चीज़ क्लियर हुई होगी। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो भाई स्क्रीनशॉट लेना चाहें। इनको मिटाना पड़ेगा, चलेंगे दूसरी तरफ। आर्टिकल 30, अनुच्छेद 30 के बारे में बात करेंगे। अनुच्छेद 30 क्या कहता है? अनुच्छेद 30 के बारे में बात करें ना तो ये कहता है शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना। क्या है? शिक्षण संस्थाओं की स्थापना। इनका क्या मतलब हो गया? शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का यह मतलब हो गया कि आप जो है आप किसी भी स्कूल की स्थापना कर सकते हैं। आपके पास अगर पैसा है तो आप अपनी स्कूल की, यानी आप अपने पैसे से स्कूल खोल सकते हैं, आप कोई ट्यूशन चला सकते हैं। ये सब जो है ना संस्थाओं की स्थापना आप कर सकते हैं इनके तहत। ठीक है दोस्त, यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सब समझ आया होगा। अब जो है बात करते हैं 30 हो गया, अब बात करते हैं जो है, अब कुछ बच्चे कहेंगे कि भाई 31 कहाँ गया अनुच्छेद? तो अनुच्छेद के बारे में 31 के बारे में बात कर रहे थे। इनके अंदर जो था ना, इनके अंदर था क्या कहते हैं संपत्ति का अधिकार। तो वो संपत्ति का अधिकार जो है हटा दिया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। इन्हें भाग जो 12 और क्या कहते हैं, यानी संविधान के भाग 12 और आर्टिकल 300 के ए के अंदर रखा गया है। ठीक है दोस्त, अब 31 को तो निरस्त कर दिया गया। अब बात करेंगे हम 32 के अंदर। अनुच्छेद 32 क्या है? आर्टिकल 32, इनके बारे में बात करें तो ये कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है दोस्त, ये कहता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है दोस्त, इन्हें कहते हैं आर्टिकल 32 कहता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इन्हें जो है ना संवैधानिक उपचारों का अनुच्छेद 32 जो है, इन्हें जो है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, इनको जो है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने आर्टिकल 32 को क्या कहा है? तो इन्हें जो है आपसे अगर कोई पूछ ले कि संविधान का आत्मा किस आर्टिकल को कहा जाता है और किसने कहा है, तो आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। और ये किसने कहा है? तो ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने कहा है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने संविधान का आत्मा कहा, आत्मा कहा। ठीक है दोस्त, किसे आत्मा कहा? तो ये आर्टिकल जो देख रहे हैं ना आप, आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा किसने कहा? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा कहा। ठीक है, ये चीज़ पूछ ली जाती है और ये बहुत यानी आप जब एग्जाम देंगे ना तो ये बहुत सारे एग्जामों में पूछे गए हैं। ठीक है दोस्त, अब बात करते हैं ना आर्टिकल 32 के, यानी आर्टिकल जो 32 है इसके तरफ से जो है ये क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर 5 प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं। ठीक है, आर्टिकल 32 से सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के अंदर आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के अंदर 5 प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं।
वो कौन कौन से रीट है, आइए बात करते हैं 5 प्रकार। एक हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब दूसरा हो जाएगा परमादेश, परमादेश। परमादेश। और तीसरा हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, और तीसरा हो जाएगा प्रतिषेध, उत्प्रेषण, और अधिकार परीक्षा। पांचवा हो जाएगा अधिकार परीक्षा। ठीक है, तो यानी 5 प्रकार के रीट, वो कौन कौन से रीट जारी किए जाते हैं आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार के रीट जारी किए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। एक हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, एक हो जाएगा परमादेश, एक हो जाएगा प्रतिषेध, एक हो जाएगा उत्प्रेषण, और एक हो जाएगा अधिकार परीक्षण। उम्मीद करते हैं दोस्त यहाँ तक आप लोगों को हर एक चीज क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। ये तो मूल अधिकार, मौलिक अधिकार समाप्त हो गए हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्या कहते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के क्लास के साथ। ठीक है, चलते हैं, जय हिंद।